मागधी कुल में मैथिली रखबाक उचित मागधी कुल से अहाँ की बुझैत छी। बेसिकली इस टॉपिक से इस तरह के सवाल बनते हैं कि मागधी कुल में मैथिली का स्थान निरूपित करूं, मागधी प्राकृत व मागधी अपभ्रंश तकरा साबित करूं। इस तरह से जो सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि मागधी प्राकृत क्या होता है। इसलिए इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरह से मागधी कुल में मैथिली को रखना उचित है या अनुचित है, किस तरह से मागधी कुल के भाषाओं में मैथिली का मिलता जुलता स्वरूप है। इसी बात को समझने के लिए इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषा परिवार में क्रमागत विकास क्रम में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंशक प्रक्रम में प्राच्य कुलक प्राकृत में मागधी प्रदेश में जे प्राकृत विकसित भेल तकरा प्रायः मागधी प्राकृत आ आगू चल कर मागधी अपभ्रंशक नाम देल गेल। तो मागधी प्राकृत क्या है और मागधी अपभ्रंश क्या है, यहाँ पर आपको सवाल जवाब मिल गया। जैसे कि जो विकास मैथिली भाषा भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में जो संस्कृत से प्राकृत प्राकृत से अपभ्रंश की ओर भाषाओं का विभाजन होता है, नए नए भाषाओं का आना लगा रहता है, इसी प्रक्रम में प्राच्य कुल में अर्थात भाषाओं के आर्य भाषा के पूर्वी कुल में प्राकृत में मागधी प्रदेश में, मगध प्रदेश कौन सा जो पौराणिक मौर्य और गुप्त साम्राज्य का प्रदेश रहा है, उस प्रदेश में जो प्राकृत विकसित हुआ उसी में से मागधी प्राकृत मगध क्षेत्र के जो प्राकृत थे उसे मागधी प्राकृत कहा गया। और वही मागधी प्राकृत जो आगे चल करके अपभ्रंश रूपी नई जन भाषाओं में का जन्म होता है, तब उसे मागधी अपभ्रंश कहा गया। प्रायः विद्वान एहि तथ्य से सहमत छथिन जे एहि मागधी उपकुल में आगू चल के, उपकुल क्यों, क्योंकि मागधी के बाद जो प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश आया, उसके बाद अवहट आया, उसके बाद मैथिली आया, इसीलिए डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उनसे कई आगे चल चल करके मैथिली का जन्म हुआ है। इसीलिए उसी कुल में मैथिली का बाद में प्रादुर्भाव हुआ है। अवहट मैथिली बांग्ला असमी उड़िया मगही सन भाषा के विकासक आधार बनल। अब ये जो मागधी अपभ्रंश मागधी प्राकृत है, ये सिर्फ मैथिली भाषाओं के विकास क्रम का आधार नहीं है, बल्कि यही मागधी बांग्ला असमी उड़िया आ मगही सन भाषा के विकासक आधार बनल। यद्यपि प्राकृत आ अपभ्रंशक अनेक साहित्य भेटैत अछि आ क्रमागत रूप से साहित्यक क्लिष्टताक बाद सब तरी जन भाषाक सभक जन्म भेल। साहित्यक क्लिष्टता कब होते हैं, जब आम जन भाषाओं को प्रबुद्ध जन अपना लेते हैं। जब प्रबुद्ध जन अपना लेते हैं तब वो साहित्य क्लिष्ट हो जाते हैं, और फिर नवीन भाषाओं जो आसान होता है, सरलता होता है, वो आम जन भाषा आम जन के बीच प्रचलित हो जाते हैं, नवीनता रूप धारण कर लेते हैं। मुदा मागधी प्राकृत व अपभ्रंशक साहित्यक विकासक जे थोड़ बहुत प्रमाण भेटैत अछि, से मात्र संस्कृत ग्रंथ में निम्न जातिक पात्र सभक संवाद में। तथापि विद्वान लोकनि एहि मागधी कुल के मैथिली सन जन भाषा लेल एकटा कड़ीक रूप में देखैत छथिन। अब जब कोई एक ही व्यक्ति अलग अलग उम्र की बातों को भावनाओं को रखेंगे, तो उनकी वृद्ध वाली आवाज जो होगी वो अलग होगा, बचपन वाली आवाज जो भावना होगी वो अलग होगा। तो यहाँ पर वही बात है, संस्कृत में वो एक मैथिली सन भाषा, ये जो निम्न जाति में संस्कृत के ग्रंथ में जो निम्न जाति की पात्र सब की भाषा है, उसकी भाषाओं में और जो प्रबुद्ध जन की भाषा हो उस मैथिली में अंतर देखने को मिलता है, और वो मागधी प्राकृत तक आते हैं। विद्वान लोकनि एहि मागधी कुल के मैथिली संजन भाषा लेल एकटा कड़ीक रूप में देखैत छथिन। एहि तथ्य के विद्वानक शोध आ किछु उदाहरण से बुझल जा सकैत अछि। अब विद्वान किस तरह से यह बात साबित करते हैं कि मागधी कुल में मैथिली संजन भाषा का जन्म हुआ है। अब सबसे पहले सुनीति कुमार चटर्जी एक तालिका देते हैं, इसमें से कहते हैं कि मागधी कुलक अवस्थिति के स्थापित केने छथिन आ हुनका मादे देल गेल तालिका के देखल जा सकैत अछि। तो सुनीति कुमार चटर्जी ये तालिका देते हैं कि प्राच्य प्राकृत अर्थात पूर्वी प्राकृत, क्योंकि प्राकृत तो 5 थे, उदिच प्राकृत उत्तर का, दक्षिणार्ध प्राकृत दक्षिण का, प्राच्य प्राकृत पूर्वी का और मध्य देशीय प्राकृत प्रांत का। तो इसमें से प्राच्य प्राकृत जो पूर्वी क्षेत्र का है, उसमें से मागधी और अर्धमागधी का जन्म होता है। तो मागधी क्षेत्र वही गुप्त साम्राज्य जो पौराणिक मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र है,
जिसमें से बांग्ला, मैथिली, असमिया, उड़िया की भाषाओं के जन्म का प्राच्य प्राकृत से निकला हुआ मागधी आधार होता है, और अर्धमागधी से अवधी और भोजपुरी, जो कि पश्चिम प्राकृत की ओर है, जो वर्तमान की मिथिला क्षेत्र है उससे पश्चिम की ओर अवधी और भोजपुरी अर्धमागधी से निकलते हैं। अब इसी ये सुनीति कुमार चटर्जी ने अपना तर्क दिए कि मागधी कुल में इस तरह से मैथिली का जन्म होता है। अब उमेश मिश्र दूसरी तालिका देते हैं जिसमें मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश है, उसमें बांट करके का मध्यवर्ती शाखा के अंतर्गत बांग्ला, मैथिली, मगही के साथ मैथिली को रखते हैं। तो उमेश मिश्र कैसे बांटते हैं? मागधी अपभ्रंश को उत्तर पूर्वीय में असमिया हो गया, दक्षिण पूर्वीय में उड़िया हो गया, मध्यवर्ती में बांग्ला, मैथिली या मगही हो गया, और पश्चिमी में भोजपुरी हो गया। तो इस तरह से मागधी अपभ्रंश को अलग अलग क्षेत्रों अनुसार बांट करके वह मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती शाखा में बांग्ला और मगही के साथ मैथिली को रखते हैं। जबकि ग्रियर्सन नभाक उत्पत्ति संदर्भ में जखन अंतरंग, बहिरंग आ मध्यवर्ती समूह कल्पना करैत छथिन तखन मैथिली के बहिरंग उपशाखा प्राच्य समूहक मागधी कुल में बिहारी भाषा समूहक अंतर्गत रखैत छथिन। ये हमने पहले भी चार्ट में देखा है। यहाँ पर भी जो ग्रियर्सन दे रहे हैं कि अपभ्रंश को जब बहिरंग उपशाखा प्राच्य समूह पूर्वी क्षेत्र का, मध्यवर्त उपशाखा अर्धमागधी मध्य क्षेत्र का, और अंतरंग उपशाखा केंद्रीय समूह का भाषा सौर सैनी या पहाड़ी समूह सब, इसमें से मध्यवर्ती उपशाखा अर्धमागधी के अंतर्गत मैथिली भाषाओं को रखते हैं। स्पष्ट कोनो न कोनो प्रकार से विद्वान लोगन एहि तथ्य से सहमत छथिन कि मैथिली मागधी कुलक भाषा थी। अब इसकी कुछ विशेषता जब तक नहीं देखेंगे तब तक यह साबित नहीं होगा। ये तो सभी विद्वान सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, उमेश मिश्र ने अपने अपनी तर्क दे दिए, लेकिन इस तथ्य को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण को देखें जिससे पता चलता है कि जो परिवर्तन मागधी संस्कृत से चल करके मागधी से होते हुए मैथिली तक आया है, तब जाकर के ये बात साबित होता है कि मैथिली मागधी कुल का ही भाषा है। उपयुक्त तथ्य के साबित करवा लेल किछु उदाहरण के देखल जा सकैत अछि, जाहि सँ मागधी कुलक विशेषता सबके मैथिली दिस अग्रसरित होइत देखैत ई प्रमाणित होइत अछि जे मैथिली के मागधी कुल में राखब सर्वथा उचित अछि। जैसे किस तरह से? तो पहला, मागधी प्राकृत से संस्कृतक शब्द रौ बदला लौक प्रयोग। अब जो मागधी प्राकृत में रौ का प्रयोग होता था वो मागधी अपभ्रंश में र हो गया, जो मागधी प्राकृत में ल था वो र हो गया, जो संस्कृत में पहले र था, और पुनः मैथिली में मैथिली मागधी अपभ्रंश जैसा र ही रह गया। इसका उदाहरण है संस्कृत में राजा, राजन, पुरुष, चोर, मागधी प्राकृत में लाजा, पुलिसे और चोले, मतलब हर जगह र के बदला ल का उपयोग होना शुरू हुआ, जबकि मागधी अपभ्रंश में फिर से संस्कृत जैसा रॉ ही उपयोग होना हुआ, बल्कि मागधी प्राकृत का लौकी शब्द को छोड़ दिया। जैसे राजा संस्कृत में भी लिखते थे तो मागधी अपभ्रंश में भी राजा, पुरुष लिखते थे संस्कृत में तो मागधी अपभ्रंश में पुरुषो हो गया, चोर हो गया, और मैथिली में फिर वही प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मैथिली में भी राजा, पुरुष और चोर। अब दूसरा विशेषता जब देखते हैं कि संस्कृत स और मूर्धन्य सौक स्थान पर मागधी प्राकृत में सर्वथा तालब्य सौक प्रयोग होने लागल। अब ये तीन तरह के सौ होते हैं, इस सौ को समझना जरूरी है कि ये सांप वाला सौ है, एक मूर्धन्य सौ है और ये तालब्य सौ है। तो किस तरह से जो मागधी प्राकृत में सिर्फ हमेशा तालब्य सौ का ही उपयोग हुआ, मुदा मागधी अपभ्रंश में स आ मैथिली में संस्कृत जकाँ यथास्थान मूर्धन्य सौक प्रयोग भेल। जेना संस्कृत में विष, पुरुष, स, मागधी प्राकृत में विष, पुलिसे, से, मागधी अपभ्रंश में विष, पुरुषो, सैन, और मैथिली में विष, पुरुष, से। किस तरह से हम मागधी प्राकृत में देखते हैं कि तालब्य स और मूर्धन्य स का ही प्रयोग होता है, जबकि संस्कृत में दोनों सौ का प्रयोग होता है, और मागधी अपभ्रंश में तीनों सौ का प्रयोग होता है, और मैथिली में फिर से 200 का प्रयोग होता है, मूर्धन्य सौ और सांप वाला सौ। संस्कृत में जे जौक बदला य आ यक प्रयोग मागधी प्राकृत में देखऽ लेल भेटैत अछि, जे आगू चलि कऽ मागधी अपभ्रंश
आ मैथिली में स्वतंत्र स्वरूप ग्रहण करैत अछि। जेना संस्कृत में जानाति अद्य आ मागधी प्राकृत में यानादि अय्य आ मागधी अपभ्रंश जन्नाति अय और मैथिली में जानैत और आय। तो ये परिवर्तन संस्कृत से शुरू होकर के मागधी प्राकृत से होते हुए मैथिली तक किस तरह आता है, इसी से साबित होता है कि मैथिली भाषा को मागधी कुल में रखना उचित है। ये उदाहरण देने का मतलब यही है कि यह परिवर्तन को मैथिली तक आते हुए देखते हैं तो इससे लगता है कि ये जो इस कुल में सभी का लक्षण एक ही है। जैसे किसी की बाप दादा की जो लक्षण है वही आने वाली पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये इसी परिवार घर का बच्चा है, इसी परिवार में का ये मतलब जन्म देने वाले इसी घर के लोग हैं। तो ये विशेषता को पढ़ने का मतलब यही है कि मैथिली कुल में किस तरह से मागधी कुल में किस तरह से मैथिली भाषाओं को रखना उचित है। अब फिर संस्कृतक न्यो आ व्योय का स्थान पर मागधी प्राकृत में अजक प्रयोग शुरू भेल जे मागधी अपभ्रंश में शिथिल होइत नौ आ टजो रूप में आगू बढ़ल। मुदा मैथिली आबैत आबैत ई पुनः संस्कृत जकाँ प्रचलित भेल। जेना संस्कृत में पुण्य, मागधी प्राकृत में पूज्य, मागधी अपभ्रंश में पुण्य और मैथिली में पुण्य भ गेल। तो इस तरह से किस तरह से देखते हैं कि संस्कृत में पुण्य लिखते थे, मागधी प्राकृत में पूज्य लिखते हैं और मागधी अपभ्रंश में पुण्य और फिर मैथिली में पुण्य। तो ये परिवर्तन यह पारिवारिक में एक साथ चलता आ रहा, तो इसे मागधी प्राकृत में ही मैथिली का जन्म हुआ है। उत्तम पुरुष सर्वनाम एक वचन में संस्कृतक अहमक स्थान पर मागधिक प्राकृत में हगे हगे प्रयोग भेल, आगू मागधिक अपभ्रंश में मओक रूप में प्रयोग भेल। प्राचीन मैथिली में यह मय आ हमक रूप में प्रयोग भेल। अब प्राचीन मैथिली किस तरह से मागधी प्राकृत से मिल रहा है, तो इसी से लग रहा है कि ये तर्क इसी है कि मागधी कुल में ही मैथिली का जन्म हुआ है। कर्ता में से संस्कृत में विसर्ग का स्थान पर मागधिक अपभ्रंश में एयक प्रयोग शुरू भेल। ए विभक्ति मागधिक अपभ्रंश में कर्ताक अतिरिक्त कारण आ अधिकरण में सेहो भेटैत अछि। एहने प्रयोग प्राचीन मैथिली में सेहो भेटैत अछि। जेना संस्कृत में जनः सह और मागधी प्राकृत में यणे से, मागधी अपभ्रंश में जने से और मैथिली में जने से। फिर एक और विशेषता देखते हैं तो मागधी अपभ्रंश में जे संबंध में केरक प्रयोग शुरू भेल जे आगू मैथिलियों में देखक लेल भेटैत अछि। मागधी अपभ्रंश में तखन केरा और मैथिली में ताखन केर। स्पष्ट मैथिली मागधी कुल से निकलल अछि। तो यही विशेषता को ध्यान में रख करके हमें पता चलता है कि मैथिली जो है वो मागधी कुल से ही निकला है और मागधी कुल की जो विशेषता सब है वही आगे मैथिली तक देखने को मिलता है। इसलिए मागधी कुल में मैथिली रखबाक औचित्य मागधी कुल से अहाँ की बुझैत छी, यही तर्क दे करके हम साबित कर सकते हैं कि मागधी कुल में ही मैथिली का जन्म हुआ है।